हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वेलकम टू शपथ बैच 2.0। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एसी सर्किट्स का फाइनल क्लास करवाने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग दो टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। एक तो है रेजोनेंस और दूसरा है सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स। ये सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स आजकल के पेपर में नया है। कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर इसको टॉपिक के क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज मैं आपको इसका थ्योरी और इसके काफी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो ये टॉपिक भी आपका परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को पूरा का पूरा देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। आज का लेक्चर नंबर 6 है। आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है रेजोनेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रेजोनेंस के क्वेश्चन में देखो दो सर्किट होते हैं, एक सीरीज आरएलसी, एक पैरेलल आरएलसी। आई होप आपने पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ होगा और उसके फॉर्मूलाज भी आपको याद होंगे, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले जाके रिवाइज कर लीजिए अपनी थ्योरी को, इस लेक्चर को फिर देखिए। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है पैरेलल आरएलसी सर्किट में कौन सा नॉट करेक्ट है। अब पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए हम क्या क्या जानते हैं। देखिए बैंडविड्थ की बात कर रहा है हमसे, रेजोनेंस की बात कर रहा है और सारी चीजों की बात कर रहा है। तो देखो पैरेलल आरएलसी के लिए अगर मैं बात करूं मोटा माटी, तो क्या क्या चीजें होती हैं। पैरेलल आरएलसी में जो एडमिटेंस है वो मिनिमम रहता है आर, इंपेडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस वजह से करंट क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। पहली चीज तो ये। पावर फैक्टर क्या रहता है, वो तो यूनिटी ही रहता है कि नहीं। अब इसके अलावा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो 1/√LC होता है। जो बैंडविड्थ है वो क्या होता है, 1/RC। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, आप पढ़ो क्वेश्चन। बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस इफ आर इज इंक्रीज्ड। बताइए आर इंक्रीज करेंगे तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। तो ये ट्रू है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट रिमेन सेम इफ एल इज इंक्रीज्ड। जी हाँ, क्योंकि बैंडविड्थ एल पे डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। रेजोनेंस इनपुट एट रेजोनेंस इनपुट इंपेडेंस इज अ रियल क्वांटिटी, ये भी सही है। वाई एडमिटेंस, एडमिटेंस रियल है तो इंपेडेंस भी रियल होगा, ये भी करेक्ट है। एट रेजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट इंपेडेंस अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। बताइए क्या इंपेडेंस मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो यही नॉट करेक्ट है। तो इसके लिए आपको पहले आरएलसी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी इन क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको बैंडविड्थ निकालना है। जस्ट सीरीज आरएलसी दे रखा है, तो सीरीज आरएलसी में बैंडविड्थ क्या होता है सर, R/L होता है। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन ये जो आता है ना, हमेशा याद रखेंगे ये रेडियन पर सेकंड में रिजल्ट आता है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है ना, F2 माइनस F1, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी को बैंडविड्थ कहते हैं। तो ये रेडियन पर सेकंड में भी आ सकता है और हर्ट्ज में भी। तो रेडियन पर सेकंड में R/L है, तो हर्ट्ज में कितना होगा, R/2πL, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है ना। तो अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा अपॉन 2π, 2π से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया बैंडविड्थ आपका हर्ट्ज में। ठीक है, आपको ऑप्शन हर्ट्ज में दे रखे हैं, इस वजह से मैंने इसीलिए किया। तो बस रख दो, वैल्यू r है 1000 अपॉन 2π इंटू इंडक्टेंस है 5। तो 1/2π कितना होता है, 0.159 इंटू 1000/5 कितना हो गया, 200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.9 इंटू 2, तो ये 30 2 18 31.8 आ जाएगा, है ना, 31.8 हर्ट्ज। देखिए आ गया सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी गुड, ए आ गया, है ना। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें द पावर इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट विल बी हाफ ऑफ दैट एट रेजोनेंस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज इक्वल टू। मतलब हम लोग जो रेजोनेंस का कर्व बनाते हैं, इस तरीके का ये जो कर्व बनाते हैं, इसमें आपको पता है ये जो है ये मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर वाला पॉइंट है। ये किस पर आता है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आता है, ये पॉइंट है ना। अब दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है भाई, उस पर पावर कितनी रह जाती है, उस पर पावर रहती है मैक्सिमम की आधी, इसीलिए बोलते हैं हाफ पावर। ये ओमेगा एल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एच हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस पे करंट कितना रहता है, इस पे करंट रहता है 1/√2 टाइम्स। करंट कितना हो जाता है, 1/√2 टाइम्स हो जाता है, और पावर कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसमें बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा, तो 1/√2 टाइम्स होगा, मतलब सी आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमम करंट कितनी है, V/R, और 1/√2 कर दिया तो V/√2R। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्यू फैक्टर का क्वेश्चन है, क्वालिटी फैक्टर का ऑफ ए कॉइल इज गिवन बाय। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या क्वालिटी फैक्टर
इट्स क्वालिटी फैक्टर पावर फैक्टर से दिया जाता है। क्वालिटी फैक्टर रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल होता है। क्वालिटी फैक्टर रेसिप्रोकल ऑफ इट्स पावर फैक्टर होता है, रेशियो आर बाई जेड होता है। तो आप सबको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता होगा। क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, 2 पाई टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय क्या आता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। अब आगे चल के आपको और भी क्वालिटी फैक्टर के रिजल्ट्स मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इसका बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बी ऑप्शन हो गया। अब देखो इधर, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, लेकिन अच्छे से बच्चे इसमें गलती कर देंगे। बोल रहा है कि रेजोनेंस कर्व किसे बोलते हैं। रेजोनेंस कर्व किस किस के बीच का कर्व है। तो देखो हम लोग तो काफी सारे कर्व बनाते हैं, हम लोग करंट फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं, है ना। फिर हम लोग इंपेडेंस फ्रीक्वेंसी का भी बनाते हैं, इंपेडेंस और फ्रीक्वेंसी का भी कर्व बनाते हैं। जैसे इंपेडेंस सीरीज सर्किट में क्या होता है सर, मिनिमम होता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब बोल रहा है कि रेजोनेंस कर्व इज ए प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस व्हाट। तो फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन रेजोनेंस कर्व इसे कहेंगे या इसे कहेंगे, तो रेजोनेंस कर्व करंट वाले को कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, करंट। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के कर्व को रेजोनेंस कर्व कहते हैं। दिस इज ए ऑप्शन। अब आ जाओ इधर, देखो ये भी मतलब ये लोअर और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। पैरेलल आरएलसी सर्किट है, पावर फैक्टर एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब देखो तुमने दो कर्व तो सीख ही लिए, जैसे कि ये कर्व है सीरीज आरएलसी का, इसमें करंट है और फ्रीक्वेंसी है। और पैरेलल आरएलसी में क्या बनेगा, मिनिमम बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा ना, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, पैरेलल आरएलसी का। तो तुम्हें पता होगा कि सीरीज आरएलसी में देखो ये तो ओमेगा नॉट है और ये ओमेगा नॉट ही है ना, ये ओमेगा नॉट है। अब सीरीज आरएलसी में हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, लैग होता है, और यहां क्या होता है, लीड होता है। और पैरेलल आरएलसी में हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे लीड होता है, यहां पर लैग होता है, ठीक है। बोल रहा है पावर फैक्टर एट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल आरएलसी, तो लीडिंग नेचर का आएगा पहली बात तो ये गया और ये गया। अब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर हमेशा होता है 1/√2, पैरेलल आरएलसी के लिए भी और इसके लिए भी कितना होता है, सीरीज के लिए भी 1/√2 रहता है, पैरेलल के लिए भी 1/√2 रहता है, बस लीडिंग या लैगिंग बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल का हायर कट ऑफ पूछ रहा है तो 1/√2 लैग लीड मतलब 0.707 लीड, ठीक है। एई के पेपर का क्वेश्चन है यार, देखो है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें आरएलसी सीरीज में लगे हैं, द करंट थ्रू दी सर्किट इज आई नॉट, फ्रीक्वेंसीज एट विच द करंट वुड रिड्यूस टू 0.707 आई नॉट, मतलब ओमेगा एल एंड ओमेगा एच पर आपकी करंट कितनी रह जाती है, आई मैक्स अपॉन √2, मतलब 0.707 आई मैक्स, है ना। तो वही बोल रहा है आर गिवन बाय F01 एंड F02, मतलब इसमें ये लोअर हायर को ये बोल दे रहा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आपको पता होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है मेरे भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ F01 एंड F02। अब ये ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब है, √ ऑफ F01 इंटू F02। इस तरीके से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ F01 एंड F02, सिंपल है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है काफी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें सीरीज आरएलसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब सीरीज आरएलसी में एक चीज याद रखनी है, फेजर डायग्राम। क्या याद रखना है भाई, फेजर याद रखना है। कैसे, जैसे सीरीज में करंट सेम रहेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। जो रजिस्टर का वोल्टेज है वो इसी के सीरीज में आ जाएगा, ये भी सही बात है। अब इंडक्टर का वोल्टेज क्या करेगा, आपको पता है इंडक्टेंस में करंट वोल्टेज से लैग करती है, तो वोल्टेज लीड करेगा, तो VL ऊपर आता है और सीरीज आरएलसी में VC नीचे आता है, ठीक है। अब R, L और C में L और C को कंपेयर करते हैं, L डोमिनेंट है तो ऊपर रिजल्टेंट बन जाएगा, C डोमिनेंट है तो नीचे रिजल्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन आपसे पूछ रहा है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर मैं सीरीज आरएलसी बना लूं
यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा पड़ता है एंगल का, मैं उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसी के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो जो सोर्स एट रेजोनेंस की कंडीशन, सोर्स वोल्टेज पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। जो इंडक्टेंस का वोल्टेज है वो क्वालिटी फैक्टर टाइम सोर्स वोल्टेज होता है, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो भी क्वालिटी फैक्टर टाइम सोर्स वोल्टेज होता है। बस फर्क पड़ता है कि किसमें प्लस 90 डिग्री आएगा, किसमें माइनस 90 डिग्री आएगा। तो देखिए इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर है करंट से, तो इसमें लिखेंगे प्लस 90 डिग्री प्लस का जे, और कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे है करंट से तो लैग कर रहा है, तो माइनस का जे, माइनस का 90 डिग्री, जे मतलब 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूलास अगर नहीं पता थे तो अब याद कर लो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है। तो पहली बात तो एंगल माइनस 90 आएगा, तो ये गया और ये गया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्वालिटी फैक्टर इंटू सोर्स वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं सीरीज आरएलसी में, देखो रिएक्टेंस दे रखा है तुम्हें, एक्सएल एक्ससी दोनों बराबर है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन, तो एक्सएल अपॉन आर, 20/10 मतलब क्वालिटी फैक्टर आ गया 2, तो कैपेसिटर वोल्टेज आ गया माइनस का जे 2 इंटू सोर्स वोल्टेज है 200, माइनस का जे 400, मतलब 400 एट द एंगल माइनस 90, डी ऑप्शन। हाँ या ना, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर देखो यही प्रोसेस हम पैरेलल आरएलसी में करते तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते होते, पता है। एक सेकेंड, पैरेलल आरएलसी में अगर मैं आपको ये प्रोसेस करवाता, देखो पैरेलल आरएलसी के लिए क्या हो जाता है यही प्रोसेस में, बड़ा ही सिंपल है। पैरेलल आरएलसी में क्या सेम रहता है सर, वोल्टेज सेम रहता है। एक सेकेंड रुको यार, चार्ज नहीं है लैपटॉप। पैरेलल आरएलसी में क्या सेम रहता है सर, वोल्टेज सेम रहता है, तो हमने वोल्टेज बना दिया। क्या बना दिया, वोल्टेज। अब रजिस्टर की जो करंट है वो वोल्टेज के फेज में आएगी, कैपेसिटर की करंट लीड करेगी और इंडक्टर की करंट लैग करेगी। तो तुम लिखोगे आई एस बराबर आई आर, सोर्स की करंट पूरी रजिस्टर में से चली जाएगी, कैपेसिटर की करंट प्लस का जे क्यू आई एस, और इंडक्टर की करंट माइनस का जे क्यू आई एस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो। पैरेलल आरएलसी क्या होता है, करंट मैग्नीफायर होता है। करंट मैग्नीफायर और किसको एक्सेप्ट करता है, ये करंट रिजेक्टर या एक्सेप्टर, ये करंट रिजेक्टर होता है। ठीक है, और सीरीज आरएलसी क्या रहता है, वोल्टेज मैग्नीफायर और एक्सेप्टर और रिजेक्टर, यस ये एक्सेप्टर रहता है, करंट एक्सेप्टर। ठीक है, शाबाश, काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस क्वेश्चन में आपको दे दी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। देखो ये भी एई के पेपर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सीरीज आरएलसी है, क्वालिटी फैक्टर दे रखा है 100, इंपेडेंस दे रखा है 100 प्लस माइनस जे 0, मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 दे रखी है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको ओमेगा नॉट बराबर 10 की पावर 7 रेडियन पर सेकेंड। आपको आर और एल की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करोगे, आर और एल की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक वैल्यू तो आ ही चुकी है 100, सीधे सीधे क्वेश्चन से ही पता चल गया। तो फिर 1000 गया, 10 गया, 100 और 100 आ गया। अब एल भी निकालना है इन चीजों की मदद से। कैसे निकालोगे, बड़ा ही सिंपल है, क्वालिटी फैक्टर का यूज कर लेंगे, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर होता है ना। तो क्वालिटी फैक्टर हो गया 100, ओमेगा नॉट 10 की पावर 7, एल निकालना है, आर हो गया 100, तो एल आ गया 10 की पावर माइनस का 3 हेनरी। कितना ऑप्शन आ गया, ए। काफी सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ना यार एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है, सिलेक्टिविटी। आई डोंट नो आपने ये सुनी है या नहीं। सिलेक्टिविटी जो होता है ना मेरे भाई, वो क्वालिटी फैक्टर ही है बेसिकली, आप ये मान सकते हो। सिलेक्टिविटी क्या है, ऑलमोस्ट क्वालिटी फैक्टर ही है। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, इसी को अपन सिलेक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। तो सिलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेंस सर्किट्स आर कंपेयर्ड, कैसे अलग अलग सर्किट की सिलेक्टिविटी को कंपेयर करेंगे कि कौन सा सर्किट अच्छा है, कौन सा सर्किट अच्छा नहीं है, किसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, इंपेडेंस के बेसिस पे, रिएक्टेंस के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, बैंडविड्थ के बेसिस पे। तो आपको दिख ही रहा है सिलेक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ के। तो हम अलग अलग सर्किट्स की बैंडविड्थ को कंपेयर करके उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो ये क्वेश्चन,
ये भी एई के पेपर का क्वेश्चन है यार, है ना। पढ़ो एक बार। देखो वो लिखा है, व्हाट विल बी द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। बैंडविड्थ पूछ रहा है इफ इट हैज एन इंडक्टिव रिएक्टेंस 1000, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1000, दोनों बराबर है मतलब रेजोनेंस पर है सर्किट, रेजिस्टेंस 0.1 ओम, बड़ा ही सिंपल हो गया, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0.1 मेगाहर्ट्ज। बेसिकली एफ नॉट है, ओमेगा नॉट नहीं है, एफ नॉट दे रखा है 0.1 मेगाहर्ट्ज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, बैंडविड्थ निकालना है जस्ट। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर, तो 1000 अपॉन 0.1, मतलब क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया 10 टू द पावर 4। और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ, है ना। तो 10 टू द पावर 4 इक्वल टू एफ नॉट है 0.1 मेगा अपॉन बैंडविड्थ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बैंडविड्थ कितना आ गया दोस्त, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, 100 आ गया ना, 0.20, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 10, 10 हर्ट्ज आ गया। ये क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर, एक्सएल है 1000 अपॉन 0.1 तो 10,000, और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट 0.1 मेगाहर्ट्ज। ओ सॉरी, मैंने 0.1 मेगाहर्ट्ज कहां से पढ़ लिया है, 10 मेगाहर्ट्ज है, सॉरी सॉरी माफ करिए, तभी मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 10 मेगाहर्ट्ज है। अच्छा इसको 0.1 देख लिया मैंने और यहाँ मेगाहर्ट्ज देख लिया, 10 मेगाहर्ट्ज है दोस्तों, 10। तो ये 10 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 अपॉन 10 की पावर 4, दैट 10 की पावर 3 हर्ट्ज। तो बैंडविड्थ कितना आ गया, 1 किलो हर्ट्ज आ गया, 1 ए, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, पैरेलल एलसी सर्किट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस। मैंने तुम्हें आई थिंक एसी सर्किट्स की पार्ट 1 5th लेक्चर में, आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा जो लेक्चर है रेजोनेंस का 5th लेक्चर में, आई थिंक मैंने आपको कराया था डायनेमिक इंपेडेंस इस सर्किट का, है ना, याद है। इस सर्किट का डायनेमिक इंपेडेंस कराया था, इसमें एक कैपेसिटर है और आरएल सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, तो डायनेमिक इंपेडेंस इसका कितना होता है, एल अपॉन आरसी। अब ये जो सर्किट है ना, इसमें देखो रेजिस्टेंस लगा, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को भी हटा दूं तो मेरे पास केवल सर्किट में क्या बचेगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बचेगा। और अगर तुम्हें इसका इंपेडेंस निकालना है तो तुमने रेजिस्टेंस को 0 कर दिया, तो इसका इंपेडेंस कितना आएगा बताओ, यस इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो इंपेडेंस इनफाइनाइट आ जाएगा और करंट कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, एक पैरेलल एलसी सर्किट है, करंट क्या आएगा रेजोनेंस कंडीशन पे, 0 एम्पियर। आगे समझ में, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे समझाया भी है, एक पैरेलल एलसी सर्किट है तो रेजोनेंस पे इंपेडेंस हो गया इनफाइनाइट और करंट हो गई 0, और इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 अपॉन रूट एलसी ही होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट एलसी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब आपने पहले के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा भी है और बहुत अच्छे से नोट भी कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ याद भी होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको बताया है। वही वाली चीज है, देखो क्या बोल रहा है, एलसी टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए कॉइल ऑफ एल एंड आर, मतलब वही आर एल और कैपेसिटर पैरेलल में। तो यही वाला जो सर्किट है इसका अभी अभी हमने डायनेमिक इंपेडेंस लिखा है ना, कितना लिखा, एल अपॉन आरसी, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया है, और देखिए कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अब याद कर लेना, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये रहा, ओमेगा नॉट बराबर होता है वह अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन एलसी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और डायनेमिक इंपेडेंस तो हमें पता ही है, ठीक है, अंडर रूट 1 अपॉन एलसी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए लेकिन सर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है, तो हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन एलसी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे, आपको क्या करना है, एलसी कॉमन लेना है, या फिर आप इस ऑप्शन को देख लो, ये वाले ऑप्शन को देखो, इसमें एलसी को अंदर ले जाओ, है ना, एलसी को क्या ले जाओ अंदर, जब एलसी को अंदर ले जाएंगे यहां से, ये एफ नॉट का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 पाई, एलसी अंदर ले गए तो अंडर रूट के साथ में जाएगा, मतलब स्क्वायर होके जाएगा, तो 1 अपॉन एलसी माइनस
आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ही आएगा। यही फॉर्मूला बनता है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी कॉमन ले लिया और फिर अंडर रूट के अंदर रहिए तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, रुक जाओ। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन एल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसमें बेसिकली थोड़ा अलग से दिखा दी, 1 अपॉन रूट एलसी का टर्म्स इसमें अलग से दिखा दिया। क्लियर है, ये है फ्रीक्वेंसी। एलसी सर्किट जब पैरेलल में हो, ये आरएल और सी पैरेलल में हो, तब डायनेमिक इंपेडेंस होता है एल अपॉन आर सी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है इस तरीके से, ओमेगा नॉट बराबर अंडरूट 1 अपॉन एलसी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन रूट एलसी कॉमन लेके 1 माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन एल। थोड़ा सा मैं मानता हूं थोड़ा सा टफ है ये इसको याद करना, लेकिन आप ऊपर वाला तो याद कर ही सकते हो, ठीक है। इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, लिख लेना अपनी कॉपी में, कभी रिवाइज करोगे तो याद रह जाएंगी ये चीजें। नहीं तो ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता है कि आपको पेड कोर्स के अंदर भी कोई कराता होगा, यहाँ यूट्यूब की क्लास में तो बात ही छोड़ दो। आ जाओगे। अब देखो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ए लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज हाई, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। इन सच केस विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड इज आल्सो हाई, तो और क्या ज्यादा होगा, है ना। बड़ा ही मस्त और प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक। देखिए आपने इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, हाँ या ना। एकदम सर बिल्कुल होता है। अब आप अगर देखेंगे इस अंडर रूट एल अपॉन सी को फोकस करिए, इस अंडर रूट एल अपॉन सी को अगर मैं फोकस करूंगा तो देखो क्या होगा, अंडर रूट एल अपॉन सी आपने कहीं और देखा है, हाँ सर देखा तो है। कहां देखा अंडर रूट एल अपॉन सी, इंपिडेंस होता है सर, है ना, सर्ज इंपिडेंस कहलाता है। तो बस वही है मेन यहाँ पे। क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये है इंपिडेंस और अपॉन आर, और इसी को हम लिख सकते हैं आर अपॉन जेड क्या होता है, कॉस फाई, तो 1 अपॉन कॉस फाई। अगर ये चीजें तुम्हें पता है तो ये वाला क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। अलग तरीके की चीजें हैं ये थोड़ी, आई डोंट नो कि आपने पहले पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। तो क्वालिटी फैक्टर इंपेडेंस अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर भी होता है, और क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर भी होता है, समझे। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। चलो तो ये तीन चीजें आपको मालूम चल गई। मतलब क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंपेडेंस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर है। हमसे बोल रहा है क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, अगर क्यू ज्यादा है तो इंपेडेंस ज्यादा होगा और पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या ज्यादा आ जाएगा, इंपेडेंस। इसीलिए पेपर ऑप्शन में पावर फैक्टर भी दे रखा है खतरनाक कॉन्सेप्ट। इस तरीके की चीजें भाई हम नहीं जान पाते हैं ना। और बैंडविड्थ भी दे रखा है, देखो पावर लॉस भी दे रखा है। आप सबको पता है पावर फैक्टर इनवर्स में आ गया क्वालिटी फैक्टर के, बैंडविड्थ भी क्वालिटी फैक्टर और मतलब इनवर्स रिलेशन होता है, और पावर लॉस के साथ भी इनवर्स रिलेशन ही होता है। केवल इंपेडेंस के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, इंपेडेंस ज्यादा। तो ये चीजें मुझे लगता है आप लोगों के लिए नई होंगी, ऐसा चीजें आपने नहीं देखा होगा, तो इसको नोट करते जाइए। और कभी आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए मैं एक पेड कोर्स की तरह इसको करा रहा हूं, तो वो लल्लू झप्पू वाले जो प्लस माइनस करके बैंडविड्थ बराबर आर अपॉन एल है, बेटा निकाल दो फटाफट आंसर आ गया बल्ले बल्ले, वो वाले क्वेश्चंस नहीं है ये क्वेश्चन से आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं इस सीरीज को बंद कर दूंगा। लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे के जाऊं, दे दूं, जिससे कि आपका नॉलेज और इंप्रूव हो। तो ये वो वाली चीजें हैं, ठीक है। कोई फर्स्ट टाइमर अगर देख रहा है जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है रेजोनेंस के बारे में, उससे हाथ जोड़ के विनती है भाई तुम निकल लो यहाँ से, पहले सिलेबस कवर करो उसके बाद आओ। आ जाओ। अब ये देखो, एलसी सर्किट रेजोनेट्स एट 2000 किलोहर्ट्ज, ठीक है। एलसी सर्किट रेजोनेट कर रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी में, मतलब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्वालिटी फैक्टर भी 100 दे रखा है, क्वालिटी फैक्टर 100 दिया है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितना दे रखा है, 2000। अब बेसिकली अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो इसका सिंपल सा रिलेशन क्या है भाई। अगर जैसे मैं इस सर्किट को बनाऊं, ये डायग्राम मैंने बना दिया, इसमें ये ओमेगा नॉट है, ठीक है।
फिर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ये है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ये है, और बैंडविड्थ क्या है, ये पूरा ही बैंडविड्थ कहलाता है। तो अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है यहां से तो क्या करते हैं, ओमेगा नॉट में से आधी बैंडविड्थ घटा देते हैं, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो क्या करते हैं, ओमेगा नॉट में आधी बैंडविड्थ जोड़ देते हैं। क्लियर? अब करेंगे इसी तरीके से, तो बैंडविड्थ निकाल लो तुम यहां से, बस बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन 100, मतलब 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ आ गया। ठीक है, एकदम ठीक है। अब देखो बैंडविड्थ का आधा कितना हो जाएगा, तो फिर 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ओमेगा नॉट कितना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2000 माइनस बैंडविड्थ का आधा मतलब 10, मतलब 1990 किलोहर्ट्ज। और इसी तरीके से हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2000 प्लस का 10, कितना आ जाएगा, 2010 किलोहर्ट्ज। क्लियर है? मजा आ रहा है? आना ही चाहिए भाई। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखो। अभी अभी मैंने तुम्हें सिलेक्टिविटी बताया था, क्या होता है, ऑलमोस्ट क्वालिटी फैक्टर ही होता है सिलेक्टिविटी का मतलब। फिगर ऑफ मेरिट भी वही चीज होती है, जो फिगर ऑफ मेरिट है वो भी क्वालिटी फैक्टर का ही दूसरा नाम है। तो आज आज ये क्या चल रहा है इस क्लास में, क्वालिटी फैक्टर का नामकरण चल रहा है, समझ गए? अलग अलग नाम देख रहे हैं हम क्वालिटी फैक्टर को किस किस नाम से बुलाते हैं। तो बोल रहा है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ आरएलसी सर्किट या सीरीज आरएलसी सर्किट विल इंक्रीज। कब इंक्रीज करेगा क्वालिटी फैक्टर, जब 1/r अंडर रूट एल बाई सी होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तब इंक्रीज करेगा, जी नहीं। रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तब इंक्रीज करेगा, जी हाँ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जब घटाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। अब देखो, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कॉइल, द टू इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर द वायर शुड बी। अभी अभी जो क्वेश्चन किया है ना, बस वही है यहाँ पे, बस एक लेवल एक स्टेप और आगे चला गया है। जैसे कि अभी अभी तुमने क्या पढ़ा, क्वालिटी फैक्टर 1/r रूट एल बाई सी है, हाँ या ना, बात सही है। तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जी हाँ। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, बस। तो टू इंक्रीज क्यू फैक्टर द वायर शुड बी थिक। क्लियर है? कैसा होना चाहिए, मोटा वायर होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। देखा है ऐसा क्वेश्चन कभी? नहीं ना। बस यही इस सीरीज की खास बात है, आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराना जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे, आपको लगे हे भगवान ये सब अभी तक तो पढ़ा ही ना है। पढ़ा तो सब है बेसिकली, लेकिन उसी में से चीजें निकल रही हैं और चीजें इंप्रूव हो रही है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा सब कुछ है तुम लोगों ने, बस थोड़ी सी चीजें और इंप्रूव हो रही है, सोचने का तरीका बदल रहा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, ये तो मैंने तुम्हें अभी अभी बता दिया। सीरीज रेजोनेंट सर्किट को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, सीरीज आरएलसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या एक्सेप्ट करता है, करंट, करंट एक्सेप्टर, वोल्टेज नहीं, करंट एक्सेप्टर। और पैरेलल आरएलसी को क्या बोलते हैं, करंट रिजेक्टर, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि सीरीज में इंपिडेंस कम रहता है, करंट ज्यादा रहता है, तो करंट मैक्सिमम है तो एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पे करंट मिनिमम है तो रिजेक्ट कर रहा है। क्लियर? शाबाश। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द काइंड क्वेश्चन है, डीएमआरसी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल, मजेदार। तभी पेपर बंद हो गया, शायद बच्चों से निकल नहीं रहा। देखिए, इन आरएलसी सीरीज सर्किट अंडर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी व्हाट इज इनिशियली नेगेटिव देन बिकम जीरो देन बिकम्स पॉजिटिव। बेसिकली ग्राफ की बात कर रहा है। तो देखो, सीरीज आरएलसी सर्किट में नाना प्रकार के ग्राफ होते हैं, कितने प्रकार के, नाना प्रकार के। अब ये नाना कौन कौन है, देखो, एक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये तो बच्चों को पता है। जैसे कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया ये, इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया ये। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंपेडेंस मिनिमम रहता है। ऐसा क्यों ये वाला, क्योंकि यहाँ पे करंट मैक्सिमम रहता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये तो बच्चे को गली गली में मालूम है।
अब एक और ग्राफ होता है रिएक्टेंस का, जैसे कि ये देखिए इधर, रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस दो तरीके के होते हैं, एक एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक एक्सएल एक एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है ऐसा बनेगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली होने की वजह से उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब एक ग्राफ फाइनल और बचता है जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, नेट रिएक्टेंस का ग्राफ। अब ये नेट रिएक्टेंस क्या होता है, तो नेट रिएक्टेंस हर एक बालक को मालूम होगा सर, होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, मतलब एक्सएल प्लस नेगेटिव ऑफ एक्ससी, इन दोनों के ग्राफ को आपको जोड़ देना है, एक्सएल को और नेगेटिव ऑफ एक्ससी के ग्राफ को जोड़ देना है, नेट रिएक्टेंस मिल जाएगा। एक्सएल का ग्राफ कहां है, ये रहा। माइनस एक्ससी का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो प्लस एक्ससी ऊपर, तो माइनस एक्ससी मतलब मैग्नीट्यूड नीचे, तो नीचे आ गया, तो माइनस एक्ससी देखो ये आ गया, है ना, नीचे की तरफ आ गया, ऊपर से नीचे। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तरीके से तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा ये, और यही ग्राफ है हमारा भाई किसका, नेट रिएक्टेंस का, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है, फिर जीरो है बरखुरदार, और फिर थोड़ा सा पॉजिटिव है। यही पूछ रहा था वो क्वेश्चन में कि व्हाट इज इनिशियली नेगेटिव देन बिकम जीरो देन इज पॉजिटिव, इट इज नेट रिएक्टेंस। आ रहा है मजा, तो लाइक ठोक दो फटाफट, और कमेंट भी करके बता दो, बीच वीडियो में ही बता दो कि हाँ सर, वाह गर्दा फाड़ दी। भाई मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं कितना कुछ सिखा रहा हूं, तो आपको तो क्या ही फील हो रहा होगा, खतरनाक। आ जाओ, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी एक गूगली टाइप्स पे मैंने डाल दिया कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ससेप्टेंस की वैल्यू क्या होती है। देखो ससेप्टेंस हमेशा रिएक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे वो इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन एक्सी, 1 अपॉन एक्सी खुद ओमेगा सी होता है, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो ये ओमेगा सी हो जाएगा, मतलब 2 बाई एफ सी हो जाएगा। तो बस ससेप्टेंस क्या हो गया, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, कैपेसिटेंस है 10 टू द पावर -4, 50 दूनी 100 इंटू 10 -2 इंटू पाई, 3.14 इंटू 10 -2, कोई ऑप्शन है 0.0314, आंसर इज ए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपसे कुछ अलग ही चीज पूछ रहा है, आपका दिमाग घूम तो जा रहा है इसको देख के कि सिस्टम हैविंग हाई बैंडविड्थ का टाइम कांस्टेंट के साथ रिलेशन पूछ रहा है। अभी बैंडविड्थ का टाइम कांस्टेंट के साथ क्या ही रिलेशन होगा भाई, है ना। तो देखो बैंडविड्थ लिख लो पहले, क्या होता है आर अपॉन एल। क्या आपको आर अपॉन एल के रेशियो को देख के कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, टाइम कांस्टेंट भी तो क्या होता है, इसका ही रेशियो होता है ना। अगर सीरीज में आर और एल लगा है तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है मेरे दोस्त, एल अपॉन आर ही तो होता है। तो बैंडविड्थ भी क्या हो गया, 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट, बस काम खत्म। यही था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, लेकिन ट्विस्ट कर दिया था, पूछा अलग तरीके से था, है वही चीज। तो सिस्टम हैविंग हाई बैंडविड्थ, टाइम क्वेश्चन क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा, उसका टाइम क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बस एक कंडीशन पूछी गई है, बेसिकली मतलब फॉर्मूला ही है ये, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, सीरीज आरएलसी में एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा एच पर क्या होता है सीरीज आरएलसी के अंदर, लैगिंग या लीडिंग, बताया था ना, लैग होता है। और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, लीड नेचर होता है सीरीज आरएलसी के, तो पैरेलल आरएलसी में जस्ट उल्टा हो जाता है। मैंने आपको पावर फैक्टर भी बताया था, पावर फैक्टर कितना होता है 1 अपॉन √2, है ना, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। अब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है सर, R अपॉन जेड होता है, तो R अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन √2, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाती है √2R। अब तुम्हें पूछा है कि लोअर और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें बताना है इंपेडेंस का वैल्यू। तो देखो इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, इसका एंगल कैसे निकालेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या है, लीडिंग नेचर है, तो इंपेडेंस का एंगल नेगेटिव रहेगा, तो ओमेगा एल पर क्या रहेगा बेसिकली Z इक्वल टू √2R एट द एंगल -45, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या रहेगा Z इक्वल टू √2R
एट द एंगल प्लस का 45 क्योंकि लैगिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? माइनस और प्लस, पहले लोअर और हायर डी। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा 45 तो पता है ना, पावर फैक्टर 1/√2 है, तो cos 5 1/√2 तो 545। देखो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा भी हुआ है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, देख लेना इसको। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक सीरीज आरएलसी सर्किट है एक्साइटेड बाय 100 वोल्ट का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। तो 100 वोल्ट का सोर्स है मेरे पास, रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे रखा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है 50 ओम एट 100 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। इफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज नाउ 500 हर्ट्ज। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया मेरे दोस्त? 500 हर्ट्ज कर दिया है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा रेजोनेंस पर? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है यार। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन कराया था। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस का जे क्यू वी एस, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्वालिटी फैक्टर इनटू सोर्स वोल्टेज। बेसिकली आपको सोर्स वोल्टेज तो पता ही है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है। और क्वालिटी फैक्टर सीरीज आरएलसी में क्या होता है साहब? सर एक्सएल अपॉन आर होता है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे बस एक्सएल की वैल्यू निकाल लेनी है 500 हर्ट्ज पे। आपको पता है एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सएल 2 कितना आ जाएगा? 50 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 अपॉन पहले थी 100, तो ये आ गया 250। खत्म क्वेश्चन। क्वालिटी फैक्टर आ गया 250 अपॉन 10 मतलब 25। तो कैपेसिटर वोल्टेज कितना आ गया? 25 इंटू 100 मतलब 2500 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस स्टेप बाय स्टेप जाना है। मैंने क्या किया, मैंने कैसे बनाया क्वेश्चन? बड़ा ही सिंपल है। जो भी दिया था डेटा वो लिख लिया, फिर जो मांग रहा है उसके बारे में सोचा, उसका फॉर्मूला लिख लिया, पता चल गया क्या करना है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको सोचना तरीके से है, करेक्ट वे में। जो भी दिया होता है पहले उसे लिख लो, और जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लो, आंसर अपने आप ही आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो ईएससी का हो, एई का हो, जेई का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यही तरीका फॉलो करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को, the value of the capacitance C in the given AC circuit to make it a constant resistance circuit, या फिर सप्लाई करंट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, क्या आपने मेजरमेंट में ये पढ़ा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि जो दो पैरेलल ब्रांचेस होती हैं, है ना, उसमें अगर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करना है सर्किट को, तो मैं क्या करता हूं? टाइम कांस्टेंट को बराबर कर देता हूं। तो टाइम कांस्टेंट 1 बराबर टाइम कांस्टेंट 2। बस सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। उसमें बोल दिया ना क्वेश्चन में, सप्लाई करंट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। अब टाइम कांस्टेंट 1 मतलब इसका टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट 2 मतलब इसका। बताओ सीरीज आरएल का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? सर एल अपॉन आर। बताओ सीरीज आरसी का टाइम कांस्टेंट कितना होता है? सर आर इंटू सी। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट आरसी, आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। खत्म क्वेश्चन। आपको सी निकालना है, एल की वैल्यू 1 है, आर है 4 इंटू 4 इक्वल टू सी, तो सी आ गया 1/16। हो गया खत्म, आंसर आ गया ए। अब ये देखिए, ये भी ईएससी का क्वेश्चन है। इधर क्या बोल रहा है? कंसिडर फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो बोल रहा है एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी द करंट इन दी सर्किट इज 1/2 ऑफ द करंट एट रेजोनेंस। बताइए 1/2 होता है क्या? जी नहीं, 1/√2 टाइम्स होता है। फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में पावर फैक्टर एंगल 45 होता है। जी हाँ, पावर फैक्टर 1/√2 तो एंगल 45। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर एंगल 90 होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पावर फैक्टर यूनिटी होता है, तो एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री। तो ये भी फॉल्स हो गया। और मैक्सिमम पावर अकर्स एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जी हाँ, मैक्सिमम पावर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और लोअर और हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हाफ पावर है। तो कौन कौन सा सही है हमारा? वे ऑफ दी स्टेटमेंट्स कौन कौन से करेक्ट है? 2 और 4 आर करेक्ट। तो आंसर हो गया सी। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही नया टॉपिक है,
सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसको नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, मुझे लगता है जेई के पेपर में इसको नहीं कराया जाता है, लेकिन एसएससी जेई, पीजीसीआईएल, यूपीपीसीएल कंटिन्यूसली हर एक पेपर में एक दो क्वेश्चन इसके, एक आध क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं। तो आज मैं आपको पहले इसकी थ्योरी कराऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन हम करेंगे और इस टॉपिक को डन एंड डस्टेड कर देते हैं। रेजोनेंस की भी मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, जितना भी फॉर्मुलास हो सकता है वो सब आपको बता दिया। जो बहुत ही बेसिक बेसिक है यार, देखो उसको क्या ही कराना है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं करवाए, लेकिन फॉर्मूला मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे करवा दिए। अब इस टॉपिक को और करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर सर्किट मतलब एल और सी दोनों आएगा, तो या तो सीरीज में आरएलसी लगा होगा या पैरेलल में आरएलसी लगा होगा। तो यहाँ पे ये चीजें नई है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अलग से एक टॉपिक बना के, सेकंड ऑर्डर सर्किट्स उसके हिसाब से। तो देखो ये सीरीज आरएलसी है, पहले आर, एल और सी। मैंने इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है, तो आर है, एल एस है और 1/SC है। जहां पे ये वोल्टेज सोर्स है VS/S, ये करंट सोर्स है I/S। आप जब इसमें KVL लगाओगे तो वोल्टेज को क्या लिखोगे, इंपेडेंस इनटू करंट, है ना। वोल्टेज को क्या लिखेंगे हम लोग, V ऑफ टी बराबर क्या होगा, I ऑफ टी इंटू इंपेडेंस। तो ये रहा करंट और ये रहा इंपेडेंस हमारा, और ये रहा वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया। फिर मैंने इसको और सॉल्व किया, तो जो फाइनली इक्वेशन बनी, करंट बराबर वोल्टेज अपॉन ऐसा बन गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोल दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दिया। इसको मैं थोड़ा और अरेंज करके लिखता हूं। सीरीज आरएलसी में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद रखनी है वो होती है S² प्लस R अपॉन LS प्लस 1/LC इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी ही होगी, तभी इसका क्वेश्चन बनेगा। S² प्लस R अपॉन LS प्लस 1/LC इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स निकल सकते हैं, तो ये रही रूट वाली इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर सर्किट में देखो क्या होता है, तीन तरीके की डैम्पिंग होती है, क्रिटिकली डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। तो हमें उन्हीं की कंडीशन देखनी है। तो देखिए यहां पे जब आप रूट्स वगैरह निकालोगे ना, तो इसके अंदर क्या बनेगा, देखो ये बन रहा है R² और ये बन रहा है 4L/C। इन दोनों को कंपेयर करके ही हमारी तीनों डैम्पिंग अलग अलग टाइप की आती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ओवर डैम्पिंग कब होगा, जब ये जो R² है ये 4L/C से क्या हो, बड़ा हो। R² ग्रेटर देन 4L/C हो तो ओवर डैम्पिंग हो जाता है, R² बराबर 4L/C हो तो क्रिटिकल डैम्पिंग हो जाता है, और R² लेस देन 4L/C हो तो अंडर डैम्पिंग की कंडीशन बनती है। बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। सीरीज आरएलसी में अगर सीरीज आरएलसी पता चल गया तो पैरेलल वाला अपने आप ही हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ साहब। तो सीरीज आरएलसी में R² ग्रेटर देन 4L/C, ओवर बराबर तो क्रिटिकल और लेस देन तो अंडर डैम्पिंग। इसको याद रखना भी आसान है। देखो ओवर डैम्पिंग में क्या होता है, जीटा ग्रेटर देन 1, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, जीटा बराबर 1, और अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, जीटा लेस देन 1। तो वही है, और याद रखना आसान हो गया और सिंपल हो गया, है ना। अब एक चीज और इसमें देखेंगे हम लोग, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, और वो होता है R/2L। और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही है, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। तो ओवर डैम्पिंग के लिए अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होता है बेसिकली, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए अल्फा ओमेगा नॉट के बराबर होता है, और अंडर डैम्पिंग के लिए अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट होता है। बस खत्म, खत्म पूरा। अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट ओवर बराबर क्रिटिकल लेस देन अंडर। अब देखिए पैरेलल आरएलसी में क्या होगा, देखो पहले हाँ अच्छा ये देख लो, ये सीरीज आरएलसी का जस्ट ग्राफ दिखाना चाहता हूं मैं यहां से आपको, और कुछ नहीं। ये देखिए ये कौन सा डैम्प है, ओवर डैम्प। इसको डैम्प होने में थोड़ा समय लगता है। ये कौन सा डैम्प है, क्रिटिकली डैम्प, ये जल्दी डैम्प हो जाता है ना, ये जल्दी हो जाता है। और अंडर डैम्प में क्या है, देखिए ये ऐसे ऑसिलेशंस आते हैं। अंडर डैम्पिंग में क्या आते हैं, ऑसिलेशन आते हैं। क्रिटिकली डैम्प में वो ऑसिलेशन है नहीं, ओवर डैम्प में ऑसिलेशन है नहीं। और बाकी सब वही है जो मैंने आपको बताया, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट बराबर लेस देन R² ग्रेटर देन 4L/C इक्वल टू N लेस देन। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है नया, जो भी था ये पिछली वाली स्लाइड पे ही था। अब यही चीज अगर पैरेलल आरएलसी के लिए करेंगे तो क्या होगा, देखो पैरेलल आरएलसी में कुछ भी नहीं बदलेगा, ओवर डैम्प मतलब ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, क्रिटिकली डैम्प मतलब बराबर, और अंडर डैम्प मतलब लेस देन।
बस पैरेलल आरएलसी में अगर कुछ बदलेगा तो अल्फा की वैल्यू बदल जाएगी। अल्फा सीरीज आरएलसी में कितना था, R/2L। R/2L। मैं एक काम करता हूं, इसका चार्ट बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है, अलग से कर देते हैं, ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड तो मुझे, देखो सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी, बड़ा ही सिंपल है। सीरीज आरएलसी में अल्फा था R/2L, ओमेगा नॉट था 1/√LC। अब जब भी तुम्हें सीरीज आरएलसी के रिजल्ट्स को पैरेलल आरएलसी में लेके जाना है तो क्या करना होता है, मैंने पहले भी ये चीजें बताई हुई है रेजोनेंस में। R की जगह 1/R कर दो, L की जगह C कर दो और C की जगह L कर दो। सीरीज आरएलसी के फॉर्मूलाज पैरेलल आरएलसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली पैरेलल आरएलसी में अल्फा क्या बनेगा, फिर अल्फा हो जाएगा 1/2RC और ओमेगा नॉट क्या रहेगा, वही रहेगा 1/√LC। फिर सीरीज आरएलसी में ओवरडैम्प्ड के लिए क्या था, ओवरडैम्प्ड के लिए था अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, यहां पर भी वही रहेगा R² ग्रेटर देन 4L/C। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब तुम्हें याद नहीं रखना है, तुम्हें इसको बस चेंज कर लेना है कि पैरेलल आरएलसी है तो R² मतलब R की जगह 1/R तो 1/R² हो जाएगा, ग्रेटर देन 4C/L, है ना। L की जगह C हो गया, C की जगह L हो गया, तो ये पैरेलल आरएलसी के लिए बन गया। इसी तरीके से क्रिटिकली डैम्प्ड कर लोगे, इसी तरीके से अंडर डैम्प्ड कर लोगे। समझ गए बात। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो यही पैरेलल आरएलसी में सब कुछ लिखा हुआ है, अल्फा की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू, और कुछ नहीं है। आ जाओगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है वो भी लिख सकते हो, है ना। S² प्लस 1/RCS प्लस 1/LC इक्वल टू 0। उसकी क्या थी, S² प्लस R/LS प्लस 1/LC। और यहीं पे अगर तुम पैरेलल की लिखना चाहो, देखो कंपेयर हो रहा है ना, मैंने क्या बोला, पैरेलल में क्या करना होता है, R की जगह 1/R, L की जगह C और L की जगह C, C की जगह L। हो गई, काम खत्म भाई, काम खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये पूरा चार्ट है, मैंने सारी चीजें बता दी है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है बोल रहा है ट्रांजिएंट करंट इन आरएलसी सर्किट इज ऑसिलेटरी। सर इसमें तो दे नहीं रखा सीरीज या पैरेलल कौन सा माने, तो जब भी नहीं दिया होता है तो हमेशा सीरीज मान के चलना है, बाय डिफॉल्ट सीरीज ही लेना है अगर दिया नहीं है तो। वैसे ऐसा रेयरली होता है। बोल रहा है करंट ऑसिलेटरी होनी चाहिए, तो ऑसिलेटरी किस केस में होती है सर, अंडर डैम्ड में होती है, और अंडर डैम्ड में R² लेस देन 4L/C होता है। तो इसका स्क्वायर हटा दो तो क्या बचेगा, 2√L/C। खत्म क्वेश्चन, आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन को देखो, सीरीज हो या पैरेलल हो इज सेड टू बी ओवर डैम्ड कब, जब अल्फा ग्रेटर देन होता है E, है ना। फिर आ जाइए, द वैल्यू ऑफ C विच गिव्स द क्रिटिकल डैम्पिंग। देखो क्वेश्चन है साइंटिस्ट लेवल का, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और आप इन क्वेश्चंस को समझ के बना ले रहे हो, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका लेवल कहां पहुंच गया है अब। ठीक है, ऋषभ सर ने आपका लेवल कहां पहुंचा दिया है, सीधे लेवल 10 ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, समझ गए। समझिए थोड़ा अपना औहदा ऊपर। तो वैल्यू ऑफ C विच गिव्स द क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है, R² बराबर 4L/C। तो R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2/C, तो C कितना आ गया 8 फैराड। खत्म। इधर देखो, हाँ ये रिलेशन रह गया था क्वालिटी फैक्टर में, और डैम्पिंग कैसे निकाले क्वालिटी फैक्टर से। तो देखो सीरीज आरएलसी में तुम्हें क्या पता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है साहब, 1/R√L/C। यही फॉर्मूला को अगर मैं जीटा के फॉर्म में लिखूंगा तो ये होता है 1/2 जीटा, क्योंकि सीरीज आरएलसी में जीटा कितना होता है, जीटा होता है R/2√C/L। ये कंट्रोल सिस्टम की चीज है ना, बट आपको पढ़नी तो पड़ेगी ही क्योंकि रेलवे में आता है। तो क्वालिटी फैक्टर बराबर 1/2 जीटा होता है, बस इसी के थ्रू क्वेश्चन हो जाता है। पूछ रहा है कि क्वालिटी फैक्टर 4 है तो कौन सी डैम्पिंग होगी, तो जीटा बराबर हो गया 1/2 इंटू क्वालिटी फैक्टर मतलब 4, तो जीटा 1/8 है, मतलब जीटा क्या है लेस देन 1 है, तो क्या आ जाएगा अंडर डैम्प्ड। ठीक है,
अब देखो इस क्वेश्चन को, ये ईएसी का क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर के बारे में क्या सही है? अगर क्रिटिकली डैम्ड है तो क्वालिटी फैक्टर 1/2 होगा, सही है क्या? बिल्कुल सही है, जीटा 1 होता है ना, तो क्वालिटी फैक्टर 1/2 आ गया, एकदम करेक्ट है ये, ट्रू। हायर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर हायर विल बी द बैंडविड्थ, जी नहीं, क्वालिटी फैक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, तो ये हो गया फॉल्स। हायर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर लोअर विल बी द बैंडविड्थ, जी हाँ। फॉर अंडर डैम्ड द वैल्यू ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 1/2, तो अंडर डैम्ड के लिए क्या हो गया, जीटा लेस देन 1, तो 2 इंटू जीटा लेस देन 1 मतलब 0.5 आप मान लीजिए, 0.5 मान लीजिए। तो अगर मान लिया अगर लेस देन 1 वैल्यू लेना है तो जीटा की वैल्यू 0.5 मान लो, तो क्वालिटी फैक्टर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 0.5 मतलब 1/1 मतलब क्वालिटी फैक्टर 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 1/2 आया क्या, बिल्कुल क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1/2 आएगा। कौन सा सही है, 1, 3 एंड 4, डी ऑप्शन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको आर एल और सी की वैल्यू दे रखी है ना, पहले सीरीज में कनेक्ट है और फिर पैरेलल में, तो पूछ रहा है डैम्पिंग पूछ रहा है, बड़ा ही सिंपल है, क्वालिटी फैक्टर निकाल लीजिए दोनों के लिए। 1/r √l/c सीरीज के लिए होता है, तो 1/2 √1/1 मतलब 1/2, जीटा से कंपेयर करोगे तो 1/2 बराबर 1/2 जीटा, तो जीटा कितना आ गया मेरे भाई, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, तो क्रिटिकली डैम्ड आ गया सीरीज के केस में, ये गया ये गया। पैरेलल में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, r√c/l, वही बताया ना, r की जगह 1/r, l की जगह c की जगह l, तो ये क्या हो जाएगा 2√1/1, तो क्वालिटी फैक्टर 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू 1/2 जीटा, तो जीटा बराबर कितना आ गया 1/4 मतलब लेस देन 1, तो ये क्या आ गया अंडर डैम्ड, तो क्रिटिकली डैम्ड एंड अंडर डैम्ड, आंसर इज सी। समझ गए? और इसी के साथ हमारा ये शानदार बेहतरीन जबरदस्त लेक्चर होता है खत्म। कैसा लगा यार, इतने सारे चीजें, इतनी सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी है ना, ये आपको पूरे YouTube पे तो क्या पूरे पेड कंटेंट की किसी एक लेक्चर में नहीं मिलने वाली, इतनी डेप्थ में और इतनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ, मतलब सब कुछ ही मैंने बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये कोई YouTube का आम लेक्चर नहीं है, ये खतरनाक लेवल का पेड कंटेंट का भी बाप लेक्चर है। समझ गए? अगर मजा आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, इतना तो कर ही दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, मिलता हूं अगले लेक्चर में।